Hey, what's up guys, यूसर रफीक फ्रॉम रेटिक्स डिजिटल। होपफुली यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से ऑक्टेन रेंडर इंजन को इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियोस को रेंडर कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी सीन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रेंडर टाइम जो है उसको डिक्रीज कर सकते हैं विदाउट लॉसिंग एनी डिटेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक सिंपल सा सीन ओपन है, कोई भी एनिमेशन इसके अंदर नहीं हो रही। मैं यहाँ से ऑक्टेन लाइव व्यूअर को ओपन करता हूँ और यहाँ से रेंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास सीन जो है वो ओपन हो जाएगा और आपको सीन इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 3 किस्म की लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ, एक है स्पॉट लाइट, एक है की लाइट और एक है फिल लाइट, जो कि ये दोनों एरियल लाइट हैं और एक है स्पॉट लाइट। बेसिकली ये ऑक्टेन के अंदर जो लाइट्स आती हैं इसके ऊपर अलग से क्लास बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपनी वीडियोज़ को रेंडर किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी रेंडर सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रेंडर इंजन जो है वो स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ स्टैंडर्ड की बजाय यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑक्टेन रेंडर और यहाँ से आपने एफएक्स में जाना है एम्बिएंट ओक्लूजन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ये 2 पासेस आपने लाजमी सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद सिंपल वही प्रोसेस है, आप आउटपुट्स में जाएंगे और आपको जो सेटिंग्स है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिंगल फ्रेम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सारी की सारी फ्रेम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद सेव में जाते हैं और यहाँ से आप अपना डिज़ायर्ड फॉर्मेट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से PNG सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आप साथ में अल्फा चैनल भी रेंडर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साथ में बैकग्राउंड जो है वो रेंडर ना हो, तो आप यहाँ से अल्फा चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सही होगा कि आपका अल्फा चैनल जो है वो साथ में रेंडर होगा। और याद रहे कि ये आपने लाजमी सिलेक्ट करना है अगर आप अल्फा चैनल को साथ में आप बैकग्राउंड जो है वो डिलीटेड रेंडर करना चाहते हैं तो। और यहाँ से आप अपना पास जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आप साथ में इसके रेंडर पासेस जो हैं उसको भी रेंडर करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो ऑक्टेन रेंडर में आएंगे और यहाँ पर आपको नज़र आ होगा रेंडर पासेस, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने इसको इनेबल कर लेना है। ऑक्टेन रेंडर की ये सबसे अच्छी बात, बाकी वो अलग बात है कि मैंने बाकी रेंडर इंजन यूज़ नहीं किया, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि आप अपनी ब्यूटी पास को और रेंडर पास को अलग फाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपसे अलग बात पूछेगा कि आपने कहाँ पर अपने पासेस को एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे आप कोशिश करें कि आप यहाँ से EXR फाइल में इसको एक्सपोर्ट करें। इसके बाद आप नीचे आएंगे, ये सेटिंग्स ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे आएंगे ब्यूटी पासेस, तो आपके पास बहुत सारे ब्यूटी पासेस जो हैं वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफ्यूज़ है, यहाँ पर है डिफ्यूज़ डायरेक्ट, डिफ्यूज़ इनडायरेक्ट, रिफ्लेक्शंस हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शेडो पासेस नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर कई पासेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, आपको यहाँ पर डिनोजर पासेस नज़र आ रहा है, रेंडर लेयर्स नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और आप हर एक को अलग रेंडर करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऑक्टेन में जाएंगे, ऑक्टेन टैग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ऑक्टेन ऑब्जेक्ट टैग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप ऑक्टेन ऑब्जेक्ट लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लेयर आईडी मांगेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आप अपने इसको आप इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो गायब हो चुके हैं। और अगर मैं यहाँ से आईडी को 1 कर लेता हूँ तो हमारा वो सीन रेंडर होगा। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किसको रेंडर करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर लाइटिंग पास है, एम्बिएंट लाइट और जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सेपरेटली रेंडर होगी। और जब आप कंपोजिट करेंगे तो आप उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रिप्टो पासेस को रेंडर कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको रेंडर लेयर मास्क, अगेन वही चीज़ें हैं कि आप उनको सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं लेयर मास्क के ज़रिए। इन्फो पासेस में आते हैं, यहाँ से आप Z पास को यूज़ कर सकते हैं, एम्बिएंट ओक्लूजन जो है उसको रेंडर कर सकते हैं, वायर फ्रेम, जो भी आपको पास ज़रूरत है आप यहाँ से रेंडर कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप इनको चेक करना चाहते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये है डिफ्यूज़, यहाँ पे डिफ्यूज़ डायरेक्ट है, यहाँ पर डिफ्यूज़ इनडायरेक्ट, रिफ्लेक्शंस आ गई, शेडोज़ आ गए, यहाँ पर Z पास है और आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा तो यहाँ से आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमल सैंपल आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं Z पासेस के। तो आपके पास Z पास आ गया और क्योंकि मैं वॉल्यूम को यूज़ कर रहा हूँ तो ये आपको Z पास इस तरीके से नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से स्पॉटलाइट को बंद कर लेता हूँ तो आपको Z पास आप कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आप Z पास को अलग से रेंडर कर सकते हैं। और इसके बाद वायर फ्रेम मोड आ गया और यहाँ पर एम्बिएंट ओक्लूजन आपको नज़र आ रहा है। अगेन ये आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है कि यहाँ से मैं जो
स्पॉट लाइट है उसको यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको फोग नज़र आती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। और मैं कोई भी अभी फ़िलहाल रेंडर पासेस रेंडर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आपके रेंडर टाइम को इंक्रीज़ करेंगे। जितना आपके रेंडर पासेस ज़्यादा होंगे आपका रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर लेता हूँ। तो अभी आपके पास ये रेंडर आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि आप अपने रेंडर को आप रेंडर करते हैं और आपका सीन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो आप उसको किस तरीके से बहुत जल्दी सीन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से रियलिस्टिक रेंडर हासिल कर सकते हैं। तो रेंडर करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल जो है वो रेंडर होना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं मज़ीद इसके अंदर। तो आप यहाँ से सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से नज़र आएगा। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं फ़िलहाल पाथ ट्रेसिंग इनेबल है, और ये ऑक्टेन के अंदर आप कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप रियलिस्टिक तरीके से रेंडरिंग करना चाहते हैं तो पाथ ट्रेसिंग को आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम सैम्पल्स जो है वो 16,000 है और रेंडर अभी तक ये इतना हुआ है, तो आप इसको कम से कम जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ बता दूँ कि आप यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपेयर है और मैं यहाँ से स्टोर रेंडर बफर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये अब आपकी इस वैल्यू को स्टोर कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको साइड की तरफ लेके जाता हूँ तो इसने स्टोर कर लिया कि यहाँ पे 16,000 सैंपल थे, 2,000 रेंडर हो चुके हैं और इसने इतना टाइम लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यूज़ को कर देते हैं जस्ट 1000। तो अभी इसको अगेन रेंडर करेगा। ठीक है, मैं इसको फिर से रेंडर करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं वो मज़ीद रेंडर हो रहा है। आप और पहले में और दूसरे में फ़र्क देख सकते हैं, यानी कि मैंने उसको काफ़ी कम किया है और रेंडरिंग जाहिर सी बात है सैंपल में एक्स्ट्रा में रेंडर कर रहा था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद आप मज़ीद इसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 500। जितना वैसे ये बात है कि जितना आपके रेंडर पासेस इंक्रीज़ होंगे ये हमारे पास आ रहा है। मैं इसको फिर से डिसेबल कर लेता हूँ और इसको हम स्टोर रेंडर बफर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डिफ्यूज डेप्थ, तो यहाँ पर हम इसको 0 और स्पेकुलर डेप्थ इन दोनों को 0 कर लेंगे तो हमें फ़र्क जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। बेसिकली जो लाइट बाउंस हो रही है वो उसका फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रीजन जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें बस ये वाला रीजन नज़र होकर आए, ये वाला जो रीजन है वो रेंडर हो रहा है। और यहाँ से मैं इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि इतना फ़र्क जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। और स्पेकुलर भी थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं तो ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा हो चुका है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई, आप एक्स्ट्रा में चीज़ें को रेंडर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं GI क्लैंप जो है इसको आपने डिक्रीज़ करके 1 कर लेना है। तो आपके पास एक्स्ट्रा जो फायर फ्लाइज़ हैं यहाँ से आप देख सकते हैं ये रिमूव हो जाएंगी जब आप यहाँ पे GI क्लैंप को रखेंगे। अगर रिमूव नहीं हो रही तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्टेन कैमरा टैग के अंदर आएंगे और यहाँ से कैमरा इमेजर में जाएंगे और नीचे जो आपको हार्ड पिक्सल रिमूवल नज़र आ रहा है इसको आपने कम करके यहाँ तक ले आना है। तो अभी हम यहाँ पे इसको लेकर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सेटिंग्स को फिर से ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको मज़ीद सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर आप अल्फ़ा चैनल रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपने इसको अल्फ़ा को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बैकग्राउंड को गायब कर लेता हूँ कि वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रेंडर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड जो है वो इसको मैं डिसेबल कर लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है। ठीक है, और मैं इसको फिर से इनेबल कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से अल्फ़ा चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप एनवायरनमेंट जो है उसको रख सकते हैं या उसको हटा सकते हैं कि एनवायरनमेंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पैरेलल सैंपल्स और मैक्सिमम टाइल सैंपल। अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं तो इससे भी आपका रेंडर टाइम जो है वो मे भी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद फिर से नीचे आते हैं और यहाँ पर आप एडेप्टिव सैम्पलिंग जो है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो आपके पास रेंडर टाइम थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, अगेन आप इन चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सी सेटिंग कितना काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ जो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पाथ ट्रेसिंग है इसकी वजह अगर आप डायरेक्ट लाइटिंग कर लें तो आपको ये जो आपकी रेंडरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ़र्क आ चुका है और उसकी वजह ये है कि ये काफ़ी फास्ट है। जिस तरह ब्लेंडर के अंदर EV है इस तरह ऑक्टेन के अंदर डायरेक्ट लाइटिंग है और जिस तरह आपके पास साइकिल है यहाँ पर पाथ ट्रेसिंग है। तो मैं यहाँ से अगर GI मोड को एम्बिएंट इक्लूजन की बजाय डिफ्यूज़ कर लूँ तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास रिज़ल्ट
रिज़ल्ट जो है वो ऑलमोस्ट मैच हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी वो वाले रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं जो आप पास्ट ट्रेसिंग के अंदर हासिल कर रहे थे। बाकी यहाँ से आप मज़ीद ये वाले जो आपको वैल्यूज़ नज़र आ रहे हैं, स्पेकुलर, ग्लॉसी, डिफ्यूज़, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डिफ्यूज़ को थोड़ा मज़ीद ज़्यादा कर लेता हूँ तो डिफ्यूज़ के अंदर आपको डिटेल ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, और यहाँ से आप सैम्पल्स जो है इसको मैं डबल कर लेता हूँ 256, तो आपके पास थोड़ा सा सैम्पल्स जितने ज़्यादा होंगे आपकी इमेज जो है उतनी ज़्यादा HD नज़र आएगी आपको। अब हम बात करते हैं कि एक और चीज़ जो कि आपको जहन के अंदर रखनी चाहिए, और वो क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो सीन है वो काफ़ी थोड़ा सा है, यानी कि इसके अंदर जस्ट एक यही ऑब्जेक्ट है और एक बैकड्रॉप पीछे पड़ा हुआ है। अगर आपके सीन में ऑब्जेक्ट्स कैमरा के पीछे हैं या वो कैमरा व्यू में नज़र नहीं आ रहे या वो लाइट के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे तो आप उनको यहाँ से डिलीट कर दें, या फिर आप इस फाइल को डुप्लीकेट कर लें। अगर आप उसको वाकई अपने सीन के अंदर रखना चाहते हैं तो उससे ये होगा कि जो लाइट्स निकल रही हैं कम से कम बाउंस होंगी और आपका रेंडर इंजन जो है उतना कम टाइम लेगा इमेजेस को रेंडर करते हुए। दूसरा ये है, अगर आप सिनेमा 4D का अपना क्लोनर जो है ये ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को कैटर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप इसकी बजाय ऑक्टेन रेंडर का अपना स्कैटर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़, अगर आप जिस तरह मैं यहाँ पे स्पॉट लाइट को यूज़ कर रहा हूँ, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर अगेन वो चीज़ें स्कैटरिंग मीडियम आपको नज़र आ रहा होगा और इन चीज़ों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी को बड़ी डिटेल के साथ हमने लाइटिंग वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसकी डेंसिटी को अगर इंक्रीज़ कर देता हूँ जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, तो ये आपका रेंडर टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी और अगेन आपको यहाँ पे सैम्पल्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपका रेंडर टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आप किसी तरीके से उसको कंपोजिटिंग के अंदर एडजस्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद ये है कि आप जितना हाई क्वालिटी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हाई क्वालिटी मॉडल है, ये कैमरे के करीब है तो आप इसको ठीक है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी दूर है तो आप कोशिश करेंगे इसको आप लो मेश में कन्वर्ट कर लें। ऐसे 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना है जिसके अंदर पॉलीगॉन्स की तादाद कम हो ताकि वो आपके सीन को उसको कैलकुलेट करने में कम टाइम लगे। इससे भी आपका रेंडर टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी सीन के अंदर ऑक्टेन लाइट्स जितनी ज़्यादा होंगी, ये जो आपको ऑक्टेन लाइट्स नज़र आ रही हो जितनी ज़्यादा होंगी, आपका रेंडर टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि ये सेपरेटली एक एक लाइट को वो कैलकुलेट करेगा कि वो कहाँ से बाउंस होके आ रही हैं, तो उतना आपका रेंडर टाइम इंक्रीज़ होगा। अगर आपके पास इन लाइट के इक्विवेलेंट HDRI में भी मौजूद है तो आप उनको यूज़ करके अपनी इमेजेस को रेंडर कर सकते हैं और उससे आपका रेंडर टाइम काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। एक तो ये बात आ गई। दूसरा ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं मेरे पास सिंपल एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट है और मेरे पास सिंपल इन दोनों के ही मटेरियल मौजूद हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं जो कि यूज़ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप मटेरियल्स में जाएंगे और यहाँ से रिमूव अनयूज्ड कर देंगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ से डिलीट हो जाएंगे और आपका जो सीन है वो बहुत जल्दी रेंडर होगा। तो इस तरीके से आप सिनेमा 4D ऑक्टेन रेंडर के अंदर अपनी इमेजेस को रेंडर कर सकते हैं रियलिस्टिक तरीके से। तो उम्मीद है आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर काफ़ी मदद मिली होगी। आप ने सीखा होगा कि आप किस तरह ऑक्टेन रेंडर को यूज़ करते हुए अपना रेंडरिंग टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर कुछ सीखा है तो लाजमी आपने लाइक करना है, दूसरे के साथ शेयर करना है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।